हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को पढ़ रहे हैं। और व्यूअर्स, इस वक्त तक हम करैक्टर की डेवलपमेंट तक पहुंचे हुए हैं, करैक्टर आर्क को देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि करैक्टर के बिहेवियर जो हैं उससे हम उनके वूंड्स को कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूशन है अब जो मैं लेक्चर कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि वो बड़ा हो, चूँकि उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही थी तो फिर मैंने इसको 2 लेक्चर्स में कर लिया। तो हम ये पढ़ रहे थे कि हम किसी भी करैक्टर का जो करंट बिहेवियर चल रहा है उससे हम वुंड तक कैसे पहुंच सकते हैं, कि हमें उससे वुंड कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात थी, तो हमने ये कहा था कि ऑडियंस को अगर हम वुंड्स की जगह पहले फियर दिखाएंगे, सेल्फ डाउट्स दिखाएंगे, इनसिक्योरिटीज़ दिखाएंगे, तो उनकी क्यूरियोसिटी उससे बढ़ेगी और दे विल बी ट्राइंग टू नो व्हाट हैज़ हैपन टू दिस पर्सन इन द पास्ट। या जब भी उसके साथ कोई मसला पेश आया, कोई घटना उसके साथ आई, कोई वूंड उसको मिले, तो वो हम बिट्स और बिट्स में, ठीक है, हम बताते चले जाएं तो वो इंटरेस्टिंग होगा। तो व्यूअर्स, आएँ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बाकी कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम वुंड्स तक करैक्टर के पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। यूजुअली व्यूअर्स, जब हम किसी करैक्टर को देखते हैं या कोई भी करैक्टर इन जनरल, और अगर हम रियल लाइफ में भी इसको देख रहे हो, तो जितना कोई वुंडिंग इवेंट का जो इम्पैक्ट होता है उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, वो खुद भी करैक्टर जो है उसके बारे में क्लूलेस होता है। तो वो क्लूलेस होता है, या वो जो इम्पैक्ट डाल रहा होता है उस वक्त सोसाइटी में, एटलीस्ट उससे तो वो क्लूलेस होता है कि ये बेसिकली उसके वुंडिंग इवेंट की वजह से जो उसका बिहेवियर इस वक्त आ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हर्ट हो रहे हैं या सोसाइटी जो है वो हर्ट हो रही है। तो सबसे बेस्ट फिर क्या होता है कि जो उसके क्लोज लोग होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, वो हमें एक उसका आईना दिखा रहे होते हैं, मिरर दिखा रहे होते हैं, और उसके लिए डायलॉग्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो व्हीकल बन जाता है। इट मीन्स कि अगर कैरेक्टर जो सपोज किसी से बोल ही नहीं रहा, ठीक है, तो जो उसके एलाइज हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, वो हमें टिट्स एंड बिट्स में जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो ये भी एक डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन होती है और ये बहुत क्रूशल होती है। और ये जब आप यानी कि उसकी जो कैरेक्टर की उस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है उसको वो एग्रावेट करती है, तो ऑडियंस में क्यूरियोसिटी देती है। फिल्म द पैट्रियट में अगर आप देखें तो बेंजामिन की कुछ पास्ट मेमोरीज हैं जो उसको हॉन्ट कर रही हैं, लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता। उसके कोलीग्स जो होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को पिंच करते रहते हैं। तो इसका मतलब कि पहले तुम्हें पता लग गया वो जो इवेंट है कोई इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये फ्रेंड भी बता रहा है, वो कोलीग भी बता रहा है, तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कि बेंजामिन के पास से रिलेटेड है। यहाँ तक कि इवन कि जब उसका बेटा भी पूछता है तो वो नहीं बताता। फिर उसके कोलीग जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि फोल्ट विल्डरनेस में क्या से फ्रेंच के साथ जो है उसने बिहेव किया, और तो जो उसका फेलो सोल्जर होता है वो बताता है कि कैसे वो अंडर रिएक्ट कर रहा था और सिर्फ ऑर्डर्स दिए जा रहा था, ये नहीं देख रहा है कि सिचुएशन जो है वो क्या ऊपर है क्या नीचे है। ही वाज जस्ट गिविंग। और वो क्या था कि वो जो फोर्ट विल्डरनेस की कैंपेन थी उसने उसको क्लैंप अप कर दिया था। इट मीन्स के वो उस चीज़ को, उस इवेंट को लोगों में शेयर नहीं करना चाहता। अब माइट भी, अब यहाँ पर अगर आप देखें, क्या ये चीज़ आप ऑडियंस को पहले रिवील करना चाहते हैं, यानी कि करैक्टर ने वो काम कर लिया, ऑडियंस ने देख लिया, अब जो करैक्टर है वो इस सिचुएशन में वो उस वाक्य को, उस इवेंट को बहुत ज़्यादा नहीं समझ रहा इतना बड़ा कि जिसने उस पर इफेक्ट किया हो, लेकिन ऑडियंस समझ रहे हैं। एक वे आपका ये क्या होता है, एक ये कि आपने वो वाक्य नहीं बताया, आपने इन्फॉर्मेशन दी है थ्रू डिफरेंट उसके कोलीग्स या फ्रेंड्स, और इस केस में सपोज फेलो सोल्जर ने, तो अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियंस जो है उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि हम ये जानेंगे क्या है। अब आप बैक स्टोरी दे सकते हैं, यहाँ पे आप वो वाक़या बताएं, वो फ्लैशबैक में दिखा दें या थ्रू डायलॉग्स बता दें, तो उससे ये है कि फिर ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो व्यूअर्स, थ्रू डायलॉग्स अगरचे कि हम ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और ये वन साइडेड होंगी, लेकिन वुंड की
एक वुंड का पता तो चल रहा होगा ना। तो ये भी एक तरीका कार है कि हम में किसी के डायलॉग से ये पता करवा रहे हैं कि करैक्टर का वुंड क्या था। करैक्टर शायद उसके बारे में ख़ुद को इतना ना समझ रहा हो। उसके बाद व्यूअर्स आता है सेटिंग, यानी कि सेटिंग इंट्रैक्शंस में ये नहीं कह सकता कि ओनली वे है या बड़ा ही कोई स्ट्रॉन्ग वे है किसी के वुंड तक पहुंचने का, लेकिन इट यूजुअली वर्क्स, यानी कि मैंने इसको काफ़ी वर्क करवा के देखा है। यानी सेटिंग से मुराद ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है आप करैक्टर को उसके वुंड की उसी सेटिंग में डाल देते हैं। यानी कि सपोज जैसा मैंने कहा कि लिफ्ट में उसके वो बंद हो गया एक दफ़ा, तो उसका ये फियर पैदा हो गया, तो अब फॉर सम रीज़न अगेन ही इज़ इन दी लिफ्ट, तो सेटिंग वो आ गई। एक तो ये होता है, फिर ऑब्जेक्ट्स भी सेटिंग के लिए होते हैं। यानी कि एक ऑब्जेक्ट सपोज इसी केस में अगर आप ले लें द पेट राइट में, तो बेंजामिन के पास वो कुल्हाड़ा होता है, ठीक है ना, एक्स जिसे आप कह सकते हैं, हैचेट कह सकते हैं। तो वो क्या करता है कि उसको हमेशा बॉक्स में रखता है और हम उसके ग्लिम्प्स देखते हैं और हम कहते हैं ये क्यों छुपा कर रखता है, अपने बच्चों को भी उससे दूर रखता है। असल में उस एक्स के साथ उसका बैक स्टोरी में देखें तो वो बड़ा फ्यूरियस हो जाता है, मारता है, किलिंग करता है, तो वो अपने बच्चों को उससे दूर रखता है। तो ये एक वो शायद रिग्रेट कर रहा है उन मोमेंट्स को कि जिसमें उसने ये सारा कुछ किया। तो प्रॉप्स, पीपल और ख़ुद सेटिंग, यानी कि लिफ्ट एक सेटिंग है और वो इटसेल्फ उसके अंदर सपोज प्रॉप मैंने बता दिया, हो सकता है जैसे इस केस में एक्स था, कोई और प्रॉप्स हो सकते हैं जो कि आपको कि वुंडिंग इवेंट के साथ रिलेटेड हो रहे हो, या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने आप पर एक बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट किया उन सारे जो प्रॉप्स हैं। उसके अलावा लोग हो सकते हैं, यानी कि आप एक शख्स को अवॉइड करना चाहते हैं, वो बंदा आप उससे मिलना नहीं चाहते और एकदम आप सपोज सो के उठते हैं तो 5-6 दोस्त आए होते हैं, उसमें वो भी होता है। तो अब आप एज अ ऑडियंस को आप फ्लैशबैक में दिखा सकते हैं कि इस शख्स के साथ उसका क्या मसला था। तो बेसिकली आपने उसी सेटिंग्स में उसको दोबारा करैक्टर के एक्सपीरियंस, दोबारा उस करैक्टर को डालकर उसका रिएक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ऑडियंस जो है वो जानना चाहेंगे कि व्हाई इज़ एलर्जी टू दिस पर्सन। इस तरह प्रॉप्स हो गए, इसी तरह खुद जो हमारी सेटिंग्स होती हैं। यानी कि आप देखें ना, समटाइम्स यूँ देखें ना, आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कुछ टीचर के साथ सपोज एक टीचर से आपकी जो है वो कोई इशू चल रहा है और वो टीचर आपको सपोज अच्छा नहीं समझता, तो यू विल गोइंग टू अवॉइड हिम, ठीक है ना। आप कहेंगे यार इसके 3 लेक्चर इकट्ठे आ गए हैं और उधर आप छुट्टी कर देंगे, तो आप अवॉइड कर रहे होंगे क्योंकि आप बेसिकली उस जगह पे मौजूद नहीं होना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि लोग, सिचुएशंस और प्रॉप्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी करैक्टर के वुंडिंग इवेंट की रिफ्लेक्शन दे रही होती हैं। क्योंकि वो जो इस टाइम बिहेव करे, छुट्टी क्यों की, वो बिहेवियर जो है वो बेसिकली कि हो सकता है उस टीचर ने उसको मारा हो या उसको अच्छा ना समझता हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो वहाँ पर आप सीन्स डाल के दिखा सकते हैं कि ये वजह थी और इसलिए इसका बिहेवियर अब यूँ। इस तरह वो डिफेंस मैकेनिज्म जिसको हम शील्डिंग भी कहते हैं, जिसका मैंने काफ़ी दफ़ा इमोशन शील्डिंग का जिक्र किया। इवन के हम अगर अपनी रियल लाइफ में भी देखें, करैक्टर के साथ भी देखें, तो हम उन सारे इवेंट से अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैं टीचर वाली मिसाल दी और उसके लिए अगर हमने कोई पेनफुल शील्ड भी बना ली, यानी कि उसके बदले में अगर हम कोई पेनफुल इवेंट लेके भी शील्डिंग बनाना चाहते हैं तो वी विल गो फॉर दैट। और यही वजह है कि यानी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि शख्स आप जो हैं वो रिवर बैंक पर खड़े हैं और वो एक शख्स आ गया जिसके साथ आपका एक ट्रॉमेटिक इवेंट रहा और अब आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो माइट बी यू विल गोइंग टू डाइव इनटू द वाटर और वहाँ पर आपको 5 मिनट अंडर वाटर रहना पड़े। तो ये एक पेनफुल इवेंट है लेकिन आप कर जाएंगे, तो करैक्टर वो कर जाएगा। जब आप ऐसा सीन डालेंगे तो ऑडियंस ये देखेगी कि वाई ही इज़ डूइंग इट, और फिर आप टिट्स एंड बिट्स में वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब वो इमोशन शील्ड को एम्प्लॉयमेंट आप बार बार करेंगे तो फिर ऑडियंस कहेंगे ये क्या वजह, ये क्यों करता है, इस शख्स से क्यों अवॉइड करता है। तो ये एक आपकी इमोशन शील्डिंग भी होगी। कि बाद भी उस डिनाइल होता है कि आप ये मानते ही नहीं हैं कि ऐसा कोई वाक़या मेरे साथ, ऐसा कोई वुंडिंग इवेंट मेरे साथ कभी गुजरा है। तो उसके लिए यूजुअली जो है आप वर्बली पहले बताते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आप पर प्रेशर डाला जाता है, कोई करैक्टर आता नहीं यार मुझे बताओ ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, मुझे इसके क्लू है, तो फिर आप हो सकता है कि वायलेंट हो जाएं, आप जो है उसको फिज़िकली मारें, आप उसको, चूँकि आप उस चीज़ को तस्लीम नहीं करना चाहते, आप उस इवेंट के
दो बातें हैं, या तो वाकई आप उस ग्रेव इवेंट को इतना ग्रेव नहीं समझ रहे, एक लिहाज, दूसरा एक समझ रहे हैं लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसको हम डिनाइल कहते हैं, और वो उसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो आ सकता है और वो बड़ा स्ट्रांग होगा और आप मारने पीटने पे भी आ सकते हैं, और इस तरीके से आपका जो करैक्टर है वो वायलेंट नजर आएगा। उसके बाद व्यूअर रैशनलाइजेशन, ये अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं। व्यूअर रैशनलाइजेशन ये अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं। इसमें यूजुअली करैक्टर, या आप ये कह सकते हैं कि करैक्टर खुद को ये कन्विंस करता है या दूसरों को कन्विंस करता है कि जो कुछ उससे हुआ वो इतना बुरा नहीं था, यानी कि वो रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। और यूजली जो देखने वाले होते हैं वो तो शायद उस इवेंट को देख चुके हों, और जानने वाले शायद जो है ऑफेंडर के कोई ज़्यादा रिलेशन में हो, वो जानते हो कि क्या हुआ, लेकिन वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हुआ। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि ख़ास तौर पे जब एक लड़की जो है वो इन रिलेशन है किसी लड़के के साथ सपोज, तो वो लड़का जो उसको बुरा भला कहता है या उसको मारते पीटते व्हाट्सएवर, तो होता वो लड़की की नहीं वो उस दिन उसने शराब पी हुई, उस दिन उसने नींद पूरी नहीं की हुई थी, उसका रेस्ट पूरा नहीं था, तो वो बेसिकली रैशनलाइज कर रहे होते हैं अपने तमाम इवेंट को। तो ये भी आप इवेंट्स दिखा सकते हैं, ये भी सीन्स आप दिखा सकते हैं, और इसका मतलब है कि ऑडियंस, इसका मतलब है कि एटलीस्ट जब ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उस इवेंट को तस्लीम तो कर रहे हैं, आप उसको मान के चल रहे हैं कि हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं वो चूँकि यूँ था तो यूँ था। तो इसका मतलब कि जब वो करैक्टर जो है उसको फिर नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, तो जो हमारा रीडर होगा या व्यूअर होगा, आप नावल लिख रहे हैं तो रीडर, और आप देख रहे हैं तो फिल्म है तो व्यूअर, वो उनको अलार्मिंग हो जाएगी कि इस करैक्टर का ये ट्रेट है, और ये ऐसे तमाम वुंडिंग इवेंट्स को ऑब्जर्व करता है और दूसरों को जो है ख़ुद को प्रेस करवा के शायद दूसरों को वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, सबकॉन्शियसली भी या वैसे भी। तो ये भी एक ऑडियंस जो इस चीज़ को देख सकेंगे, वो आपने देखना है कि अपने करैक्टर को कैसे बनाया है। उसका व्यूअर होता है एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट में यूजली यानी कि आप एक्ट कर रहे हैं, यानी एक चीज़ आप बच्चों के केस में अगर आप देखें तो क्या होता है, अगर बच्चे को खिलौना चाहिए और वो खिलौना, वो जो टॉय है वो उसके पेरेंट नहीं लेकर दे रहे, तो वो हो सकता है कि कहते हैं वो रोना शुरू कर दे, वो चीज़ें फेंकना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उसको होगा कि अब जो है मुझे पेरेंट्स जो है लेकर देंगे। इस तरह आपके करैक्टर के साथ भी होता है। अगर आप मुझे ये बताएं कि एक बच्चा है, वो सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना चाहता और वो अपने पेरेंट्स को कहता है मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या उसके पेरेंट्स को नहीं जाने देंगे? नहीं, वो कहेंगे नहीं तुम्हें जाना है, ज़रूर जाना है। लेकिन अगर वही बच्चा सुबह उठ के कहे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अब जो है पेरेंट्स खुद ही सिंपैथाइज कर देंगे उसको, कहेंगे नहीं इसके पेट में दर्द हो, उसको ना स्कूल जाने दो। तो इसको कहते हैं एक्टिंग आउट। तो इस तरह की एक्टिंग आउट जो है आप अपने करैक्टर्स के साथ भी करते हैं, और ऐसे जो करैक्टर्स आपके पास होते हैं वो एक्टिंग आउट क्यों कर रहे होते हैं ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा। जब वो एक्ट आउट कर रहे होंगे तो हम वुंडिंग इवेंट तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर एक लड़की लड़का रिलेशनशिप में और वो जो लड़का है बड़ा अथॉरिटेटिव और लड़की को जो है बड़ा ऑप्रेस करके रखता है, तो वो इन अ फियर कि वो यानी कि एज अ रिएक्शन शायद वो कुछ ना वर्बली कह सके, या उसके ज़हन में होगा अगर मैं उससे कुछ कहूँगी तो मुझसे ये नाराज़ ना हो जाए या मेरा रिलेशनशिप ना टूट जाए, तो वो कुछ और चीज़ें एक्ट आउट करना शुरू करता है। वो स्टीलिंग करना शुरू करता है, वो चीज़ें जो उसको नहीं भी चाहिए, यानी कि उस लड़की को चीज़ें को चोरी करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से लड़का खुद ही उसको अवॉइड करे या उसके जो अथॉरिटेटिव जो बिहेवियर है वो कम हो सके। तो इस तरह आप एक्टिंग आउट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती है, बहुत ये वास्ट ये फील्ड है कि जिसमें आप अपने करैक्टर को लेकर आ सकते हैं। उसके बाद व्यूज रिग्रेशन, ये कई दफ़ा आपको फिल्मों में मिलता है, और रिग्रेशन ये होता है कि अब रिग्रेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ख़ास तौर पर ज़रा बता हमने पास्ट वूंड को कर रहे होते हैं या पास्ट मेमोरीज़ को आप कर रहे होते हैं, यानी कि कोई स्ट्रेस इस वक्त आया है तो आप पास्ट जो गुजरा हुआ स्ट्रेस होता है उसको रिग्रेट कर रहे होते हैं। यानी कि आप इस लगे कोई शख्स आता है और वो आपको आपके पास्ट ट्रॉमा का जिक्र करता है, यानी कि पास्ट ट्रॉमा का जिक्र कैसे करता है। सपोज आप ये कहते हैं करैक्टर उसकी शादी हो रही है, आपने सपोज सीन यहाँ से स्टार्ट किया है, करैक्टर जो है वो उसकी शादी हो रही है और उसका एक दोस्त आता है, उसके साथ आके बैठता है, उसकी होने वाली जो वाइफ है या जो नई वाइफ है सपोज,
वो बैठी है। नई वाइफ का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पीछे भी उसकी शादी हुई हुई है। तो वो जो आदमी है, जो उसका दोस्त है, उसके साथ आके बैठा तो उसको याद कराता कि यार मैं तुम्हें पहले भी एक दफ़ा कहा था, 10 साल पहले जब तुम पहली शादी करने जा रहे थे तो मैंने कहा था कि ये तुम सही नहीं कर रहे, और उसकी मैं तुम्हें रीज़न्स दी थी। तो अब वो जो पास्ट ट्रॉमा का जिक्र उसका फ्रेंड कर रहा है, तो वो उसका रिग्रेस बिहेवियर आएगा हमारे करैक्टर। हो सकता है उसको पसीना आना शुरू हो जाए, और ये आप जो 2-3 दफ़ा दिखाएंगे तो हमारे ऑडियंस को समझ में कि यह हो सकता है कि वो बार बार बाथरूम चला जाए। ऐसी जब सिचुएशन जो होती है, इसका मतलब कि वो ट्रिगर कर रही हैं उसको, वो बातें वो ट्रिगर कर रही हैं उसकी सिचुएशन, उसको खौफ है, भी कोई फियर है उसके साथ लगा हुआ। तो इसका मतलब है कि जब आप ये चीज़ दिखाएंगे तो इट मीन्स कि वो अब वो शख्स वर्बली तो उसको बता रहा था कि तुम्हारी शादी, तो अब आप पास्ट का वो मेमोरी का आप टिट एंड बिट में दिखा भी सकते हैं उसके साथ क्या हुआ और वो शादी कैसे टूटी। और अगर ये रिग्रेशन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो फिर सब देखेंगे कि जैसे कि अडल्ट वुमेन है तो वो लड़कियों वाले कपड़े पहने। अक्सर आपने फिल्मों में देखोगे वो जब 17-16 ईयर्स की लड़की बनने की कोशिश करेगी तो बेसिकली वो रिग्रेट कर रही है, वो रिग्रेशन में है। यानी कि ऐसा बिहेवियर जो वो कर रही है अपनी 60 ईयर्स की जो 60 ईयर की ये वुमन है, वो 15 या 16 ईयर्स वालों जैसे कपड़े क्यों पहन रही है। तो इसका मतलब कि ये बिहेवियर इटसेल्फ ऑडियंस को बड़ा अजीब लगेगा। तो इसका मतलब है कि आप समझेंगे कि यार मैं देखूँ ये क्या पीछे मसला है इस लड़की के साथ। तो आप इस तरह भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिसोसिएशन बेसिकली ये होता है, इट्स बेसिकली द स्टेट ऑफ फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी और माइंड। यानी कि डिसोसिएशन को आपने पहले बहुत दफ़ा सुनूंगा हिस्टेरिया का वर्ड, यानी कि ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ ये होता है कि जब उनके कोई काम जो है वैसे नहीं माने जा रहे होते तो वो एक स्टेट ऑफ डिस्कनेक्शन में चली जाती हैं। यानी कि जिसको हम कहते हैं कि हल्का सा ड्रामा लगा रही हैं वो, लेकिन बेसिकली उनके सबकॉन्शियस में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। यानी सबसे पहले एक लड़की ने एक लड़की से शादी करनी है, कोई घर वाला नहीं मान रहा, तो उसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि वो कहेगी भाई आप कौन है, अपनी मदर को कह रही होगी मैं तुम्हें नहीं जानती। तो वो बेसिकली सबकॉन्शियस में वो जो डिसोसिएशन है वो डिसोसिएट कर रही है अपने बॉडी फिजिकल सेल्फ से और अपने मेंटल सेल्फ से। तो हो सकता है कि इस रिएक्शन में पेरेंट्स उसके जो हैं वो उसको समझे कि बीमार है, वो उसको डॉक्टर्स के पास ले गए हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए हैं, बात समझ में नहीं आ रही, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन समझाए कि ये अब इस तरह ठीक होगी कि इसकी अब शादी उस लड़के के साथ करना। आप सपोज उस लड़की का बिहेवियर दिखाते हैं और फिर आप इसके बैक स्टोरी में बताते हैं कि उस लड़के से वो मोहब्बत करती है लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते। तो हो सकता है कि वो इस तरह का बिहेवियर जो है उसको फिर शादी कराने में कामयाब हो जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं। हम तो उस बिहेवियर की बात कर रहे हैं और उसका इवेंट पीछे ये है, जिस तरह मैंने एक जिक्र कर दिया कि वो लड़के से शादी करना चाह रही है लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मारे। तो इसी तरीके से कुछ और भी डिसोसिएशन के आप इवेंट्स दिखा सकते हैं और फिर उसको वूंडिंग इवेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी होता है प्रोजेक्शन में भी यूजुअली हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं अपने से जो चीज़ें। पर अगर आपका एक केयर गिवर है और वो जो केयर गिवर आपको अब्यूज़ करता रहता है, मारता रहता है, तो आप हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ वही बिहेवियर रखें। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उसको अब्यूज़ करेंगे, उसको मारेंगे। तो बेसिकली वो करैक्टर क्या कर रहा है, उन सारी चीज़ों को खुद से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है जो उसके साथ होती रही हैं, वो दूसरों को एक तरह का शिफ्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट, ये भी प्रोजेक्शन की एक तरह की फॉर्म ही होती है। इसमें आप बेसिकली डिस्टेंस कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है। यानी कि सपोज एक ऐसा बच्चा है जो जिसका बाप जो है उसको बचपन में ही बहुत मारता रहता है, डांटता रहता है और उसको एक खौफ अपने बाप का पैदा हो गया। तो जब वो अडल्ट भी हो जाता है, फादर के अगेंस्ट अगर वो कुछ कहना भी चाह रहा हो किसी मौके के ऊपर, किसी इंसिडेंट के ऊपर, तो हो सकता है वो ना कि वो अपना एंगर जो हो सकता है अपने अपना एंगर वो कोवर्कर पे उतार दे, ठीक है ना। या हो सकता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे वो सारा एंगर उतार दे क्योंकि वो डिस्प्लेस कर रहा है अपने आप को। या वो किसी पेट पर भी अपने उस गुस्से को निकाल सकता है। आपको याद है ना कि वो जो फिल्म सरफरोश में अगर आपने देखा तो नसीरुद्दीन शाह, आपको याद है ना, वो बकरे को भी काट देता है। तो वो बेसिकली उस पर एंगर
अपना उतार रहा होता है ये ऐसा करैक्टर जिसको वो ज़्यादा सेफ समझता है। यानी कि इस केस में वो अपने बाप को तो शायद नहीं बोल सकता, लेकिन वो अपने को वर्कर को शायद वो उस पर गुस्सा उतार दे, अपनी गर्लफ्रेंड को पे उतार दे वो गुस्सा, क्योंकि उसको वहाँ पर ख़ुद को वो सेफ समझ रहा होता है। उसके अलावा रिप्रेशन भी डिनाइल की तरह का ही एक डायमेंशन है। बेसिकली सबकॉन्शियसली वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैपन हुई, ऐसी चीज़ें हुई नहीं जिनका लोग मुझसे जिक्र करें। नो, इट नेवर हैपेंड। तो ये भी एक तरह का डिनाइल है। ये ज़्यादातर आपके सबकॉन्शियसली बात चल रही होती है। डिनाइल में तो ज़रूरी नहीं कि वो सबकॉन्शियसली चल रही हो, नहीं कि सम केस में तो पूरी मेमोरीज ही आपकी चेंज हो जाएंगी उस चीज़ को, क्योंकि सबकॉन्शियसली चल रहे हैं। तो आप अपनी मेमोरीज जो तो हो सकता है उस वाक़े के साथ जो आपकी मेमोरीज हैं वो आप सबकॉन्शियसली सारी चेंज ही कर रहे हैं। यानी कि ऑल टुगेदर यू चेंज योर मेमोरीज। यानी कि अगर आप इंसेप्शन में देखें तो वो सारा खेल ही मेमोरीज और प्रोजेक्शंस का है, तो आप उसमें चेंजिंग करते रहते हैं। तो उस पूरी फिल्म में अगर आपने देखा हो तो वो लेयर्स बन जाती हैं कि वो नेचुरल वर्ल्ड में चले जाते हैं, फिर ऊपर वर्ल्ड में आ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत फिल्म है, यानी कि सीखने के लिए। तो उसमें रिप्रेशन और डिनाइल की चीज़ें बड़ी जो हैं सामने हमारे आती हैं। उसके बाद फिर होता है कंपनसेशन में बेसिकली हम कंपनसेट कर रहे होते हैं और बेसिकली आप स्ट्राइव कर रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं ये दूसरों को बताने में या ख़ुद को समझाने में कि मुझ में कोई ऐसा मसला, ऐसी कोई वीकनेस मौजूद नहीं है। तो आप स्ट्राइव कर रहे होंगे, बाकायदा शो कर रहे होंगे। और ये बेसिकली वूंडिंग इवेंट का तो समझा ही रहा होगा, लेकिन एक कैरेक्टर की डेफिशिएंसी का भी जिक्र कर रहा होगा कि कैसे उस इवेंट की वजह से वो डेफिशिएंट हो गया किसी एक चीज़ के बारे में, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। तो ये आप देखेंगे कि ये आपके, और ये यूजुअली आप हासिल कर पाएंगे जब ओवर एम्फसाइज करेंगे अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को। जैसे कि मैंने वो जिमनास्ट वाले करैक्टर में जिक्र किया था, तो अपनी एबिलिटीज़ को आप ओवर एम्फसाइज करेंगे, लेकिन आपकी क्या डेफिशिएंसी है कि आप लीड नहीं कर सकते। और हो सकता है कि उसको एम्फसाइज करने के लिए अगर आप एक जिमनास्ट हैं या कुछ तो इस तरह के कोई भी करैक्टर तो हो सकता है आप एकदम जिम्स में जाना शुरू करते हैं, आप अपनी फिज़िकल एक्सर्शन को बढ़ा लें, आप जो ऐसे लोगों से मिलें जो कि समझते हैं स्ट्रेंथ या उसका सिंबल है, पावर का सिंबल है। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं कि बेसिकली करैक्टर कंपेंसेट कर रहा है अपनी वीकनेसेस को। तो व्यूअर्स ये जितने भी हमने डिफेंस मैकेनिज़्म बताए हैं या वो चीज़ें बताएं कि जिससे आप किसी भी करैक्टर के जो हैं वो इस बिहेवियर से वुंड्स तक पहुंच सकते हैं, ये सारे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें और भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, 2 लेक्चर में इस चीज़ को ले गए हैं। और आप अपनी स्टोरी में, अपने स्क्रिप्ट में इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप 2-3 का कॉम्बिनेशन डाल के चल सकते हैं, लेकिन हमने इन सारे मैकेनिज़्म को कैसे यूज़ करना है कि हम देखो उसके वुंडिंग इवेंट के साथ जब उसको कंबाइन करेंगे तो ऐसे जितने भी मैकेनिज़्म हमने अभी बताए हैं, अगर हम चूँकि करैक्टर अभी उसको इतना ग्रिप नहीं करता, यानी कि डेली लाइफ में सपोज कोई एक आम शख्स है, वो अगर ये कोई बिहेवियर कर रहा है तो उसको पता होगा, यूजुअली पता होता है। लेकिन जब करैक्टर का हम शो कर रहे होंगे फिल्म में या नावल में, तो हम बेसिकली ये भी शो करेंगे उसको कुछ ज़्यादा इनके बारे में ग्रिप नहीं है। साथ में वुंडिंग इवेंट का कॉम्बिनेशन जब आएगा तो फिर आपका करैक्टर निखर के सामने आ जाएगा। क्या निखर के सामने आएगा? उसका ब्लाइंड स्पॉट क्या है, क्या चीज़ें उसको फ्राइटन करनी है, क्या उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या उसकी इंस्टेबिलिटीज़ हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। आप जो हैं ये ना कि तमाम मैकेनिज़्म के 5-6 उठा के करैक्टर उठाना बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। 2-1 बेस्ट, कहीं 3 भी आप कर सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन चूँकि आपने क्या करना है कि एक्सपोज एक ही आपने मैकेनिज्म इनमें से उठाया, सपोज कोई भी आप डिसोसिएशन उठा लेते हैं, मिसाल दे रहा हूँ लड़की के ऊपर, उसको रिपीटेडली दिखाएं तो वो ऑडियंस के लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा। जब कंफ्यूजिंग नहीं होगा, हमने बेसिकली ये शो करके करना क्या है, हमने ये शो करके ये ऑडियंस को दिखाना है कि उसका ब्लाइंड स्पॉट क्या है, मॉरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है या जनरल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, उसके फियर्स क्या है, उसकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, और उसको आप वूंड के साथ आपने मिलाना। ये टोटल आपका काम है करना, और उसके लिए मैंने मैकेनिज़्म आपको बता देंगे। ये 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये वाला और जो पिछला मैंने बताया। और इस तरीके से करैक्टर, ये करैक्टर डेवलपमेंट है, ये करैक्टर आर्क्स है जिनको हमने करना है, ठीक है ना। और ये जब हम अच्छे तरीके से व्यूज़ कर पाएंगे तो यकीन माने आपका करैक्टर बहुत ही, इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल करैक्टर्स, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल करैक्टर्स बन जाते हैं, यही करैक्टर डेवलपमेंट है।
मतलब 2-3 लेक्चर्स पे और भी हो सकते हैं, और भी मैकेनिज़्म मैं निकाल के लेकर आ सकता हूँ, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये वो हैं जो कॉमनली हमें पता भी होते हैं, हमें समझ भी सही तरीके से आ जाते हैं, और ये ऑडियंस को भी सही तरीके से समझ में आती है, और ये कॉमन होते हैं कि वो इम्पोर्टेंट लेक्चर के जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा फियर जो है कौन कौन से इवेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।